नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को इस शो में हम करेंगे शामिल। ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, कोई भी स्टॉक पर आपको हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस चाहिए तो इस शो में शामिल हो सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। सोशल प्लेटफॉर्म्स या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक, एक्स पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए। हम सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से पिक भी करते हैं लाइव इस शो के दौरान। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का और उसके बाद अगले सेशन की करते हैं तैयारी। बाजार में लगातार तीसरे दिन प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड स्मॉल कैप में प्रेशर रहा। कैसा रहा आज मार्केट का हाल, क्विकली जान लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, रुपए में रिकवरी हल्की सी देखने को मिली। क्रूड में लगातार गिरावट है, लेकिन इसके बाद भी देखें तो भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज भी देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट की रेंज थी ये थोड़ी सी बेरिश साइड पर थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान उतार चढ़ाव भी काफ़ी तेज़ देखने को मिले। लेकिन आज के सेशन की खास बात है कि अगर आप डिफेंस को देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कट देखने को मिला। लेकिन सरकारी बैंक ऐसे हैं जिनमें फेयरली थोड़ा सा बेटर ट्रेड्स देखने को मिला। अब बात करते हैं सबसे पहले गैस स्टॉक्स की, तो यहाँ पर एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। कारण ये है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, आईजीएल के ऊपर कुछ बड़े अपग्रेड्स भी देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिला। और साथ ही एमजीएल थोड़ी सी मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन कमाल कर रहा है मीशो का स्टॉक। लिस्टिंग के बाद से स्टॉक लगभग दुगना हो गया है और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स की मैंने बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, बड़े मूव्स यहाँ पर आपको नजर आए। पीएनबी है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी नजर आई। लेकिन ईएमएस स्पेस ऐसी है जहाँ पर रिकवरी टिक नहीं पा रही है। डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस आज के सत्र में भी टूटे। वहीं देखें तो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट देखने को मिला। एक्जो नोबेल, जो कि हमने बताया था कि प्रमोटर की तरफ से सेलिंग है, और बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और साथ में पॉलीकैब, इसमें भी जो डील हुई इसके बाद हमने देखा कि एकाएक बड़ी गिरावट नजर आई। शुक्रिया आपका आशीष, ये क्विक रिकैप बताने के लिए। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। एफआईएस ने क्या करा वो दिखाते हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में 1172 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने हालांकि कैश मार्केट में 768 करोड़ की बाइंग की है। अब रणनीति अगले सेशन की क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो, जैसे आशीष चतुर्वेदी ने भी कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी क्लियरली मार्केट में दिख रही है, नर्वसनेस है, और इसीलिए आज का सेशन में जहां शुरुआत हुई वहां से धीरे धीरे हम नीचे की तरफ ही आए। और अगर हम स्ट्रेंथ गेन भी करते हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं। अगर डेटा को समझें, चार्ट्स को रीड करें, पोजीशंस जो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं अगले सत्र के लिए उनको रीड करें, तो क्या आउटलुक आपका रहेगा मार्केट्स पर? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, प्रेशर काफ़ी बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और कंटिन्यूसली 3 दिनों से हम देख रहे हैं लोअर लोज और लोअर हाई के पैटर्न्स बन रहे हैं। मुझे लग रहा है निफ्टी जब तक 20 डे मार्क क्रॉस नहीं करता है, तेजी की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कोई भी डिप, कोई भी बाउंस बैक आ रहा है उसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह रहेगी। 25,900 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखना है अपने। नीचे में लगता है शायद निफ्टी वापस 25,700 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, और अगर वो 700 ब्रेक होता है तो शायद 25,500 के भी लेवल्स आ सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली स्ट्रेंथ इंडेक्स था, बट कल जिस हिसाब से एक्सिस बैंक में गिरावट देखने मिली, और आज एक्सिस बैंक छोड़ के सारे प्राइवेट बैंक्स में गिरावट थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग है। एक क्रूशियल लेवल 9 एंड 10 दिसंबर के लोज उसको टेस्ट कर रहा है, और अगर वो सस्टेन नहीं होते तो शायद बैंक निफ्टी में भी 58,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाउंस बैक में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 59,100 का एसएल मेंटेन करे। ओके, तो चलिए ये रहा आउटलुक आपके लिए दोनों इंडेक्स पर। अब स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर बातचीत करते हैं। आशीष, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी, जहां हमने देख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग थी, वहीं पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, और वहां पे सारे के सारे पीएसयू बैंक्स में एक रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इसमें से बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 140 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 145 से 147 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। स्पर्श पटेल गांधीनगर से हैं। स्पर्श नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था मैम। मेरे पास आईओबी के
41,325 शेयर्स है एट एन प्राइस ऑफ Okay. 38.73। एंड दूसरे मेरे पास सेंट्रल बैंक के शेयर्स है 54,000 क्वांटिटी है और 37.20 की प्राइस है मैम। तो लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है मैम। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है जैसे इन्होंने मेंशन किया। सेंट्रल बैंक में 37 रुपए की खरीदारी है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 38 रुपए की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आशीष? जी जी, देखिए अगर आईओबी की मैं बात करूं तो ये एक आउटलायर रहा है स्टॉक सारे सरकारी बैंकों में। और हमने देखा है कि जहां कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे बैंक्स बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसमें गिरावट देखने मिल रही है। और आज न्यूज़ फ्लो के कारण जो गवर्नमेंट के ओएफएस का न्यूज़ फ्लो आया उसके कारण और उसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला। विद वॉल्यूम में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिली है, लेकिन हमें लग रहा है कि ओवरऑल सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और एक हम रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। हमें लगता है एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 36 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस पोजीशन को होल्ड करे। आज 6-6.5% की गिरावट थी तो थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है सेलिंग। बट यहाँ पे जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर 33 का मेंटेन करे। वहीं सेंट्रल बैंक की बात करूँ तो देखिए गिरावट यहाँ पे भी है, लेकिन हमें लग रहा है कि ओवरऑल इसमें एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो रखा है और यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से। तो यहाँ पे इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 34 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है सेंट्रल बैंक में इन्हें 38 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं मुस्तफ़ा हुसैन से, लखनऊ से कनेक्टेड है। मुस्तफ़ा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी हमारे पास नमस्ते। सुजलान का 1000 शेयर है, 62 लिया था, तकरीबन 6 महीना हो गया। उसको क्या करना है अभी? आपके पास कितने शेयर्स है सुजलॉन के? 1000 या 11,000? कितना आपने बोला? ये 1000। 1000। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी है आपके पास? हाँ, ये 115 शेयर है 1010 से। ओके, और दोनों में आपका व्यू इन्वेस्टमेंट का है? हाँ, इन्वेस्टमेंट का दोनों था। 6 महीने से Okay. ऊपर हो गया तो तकरीबन अभी क्या करने का, और ऐड करना है या होल्ड करना है, क्या करना है, कैसे बताएगा? ठीक है, पूछ लेते हैं, डेफिनेटली राय ले लेते हैं आपकी इस पोजीशन पर। जी। तो दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है। इंडसइंड बैंक 1010 की बाइंग है आशीष, सुजलॉन 62 रुपए की खरीदारी है। सुजलॉन में 1000 शेयर्स है, इंडसइंड बैंक में 115 शेयर्स है। दोनों ही भाव से नीचे है, नुकसान है, क्या करें? जी जी, देखिए सुजलॉन की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और जब से ये स्टॉक एफ&ओ में इंक्लूजन हुआ है हमने देखा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर या शॉर्टिंग तो कंटिन्यूसली देखने मिलती है। तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, एवरेज करने की सलाह नहीं है सुजलॉन में। एक स्टॉप लॉस जरूर 51 का मेंटेन करे, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें शायद गिरावट और भी देखने मिल सकती है। तो 51 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में हमें लग रहा है अगर बाउंस बैक सस्टेन करता है तो शायद 56 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो देखिए इसमें काफी न्यूज फ्लोज थे, गिरावट आई और स्टॉक काफी करेक्ट हो गया था, 610 के लेवल्स भी दिखाया था। बट एक बेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। कोई पर्टिकुलर लेवल पे एवरेज करना मुश्किल रहेगा, लेकिन हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक एक एसआईपी मोड से एक हल्का एक अगर इन्हें जो भी अमाउंट डालना है उसका एक 5% 7% तक का अमाउंट हर मंथ ये डाल सकते हैं। बैंक की रिकवरी में 2 से 3 क्वार्टर्स से इवन 1 ईयर तक का टाइम जा सकता है। तो यहाँ पे इन्हें एक सिप मोड पे इंडसइंड बैंक में एक छोटा सा अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में हमें लग रहा है अगर इंडसइंड बैंक 900 का ब्रेकआउट देता है तो उसमें 980 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर 780 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब ज्योति से, हमारे साथ कनेक्टेड है अहमदाबाद से। ज्योति नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास HFCL के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 120.67। तो उसको जानना था कि उसको होल्ड करूं या मैं निकाल दूं। ओके, पूछ लेते हैं। एक बार आप लेवल्स दोबारा मेंशन करेंगी? हाँ मैम, 150 शेयर एट द रेट ऑफ 120.67। 120.67। और NHPC भी है आपके पास इसके अलावा? हाँ जी, हाँ मैम, NHPC है, 200 शेयर है 84.46 के लेवल पे। ओके, तो NHPC में तो थोड़ा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन HFCL तो भारी लॉसेस में है आप। अब पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी, क्या करें इस पोजीशन में? लॉसेस तो काफ़ी हैं। HFCL 120 की बाइंग है, NHPC 84 की बाइंग है।
जी जी, देखिए HFCL 2023 के लोज जो थे वहां पे वापस स्टॉक ये आ चुका है और एक हाई बीटा स्टॉक रहा है ये। अगर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर हमेशा मेंटेन करें। सिंस इनका होल्डिंग पीरियड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे इन लेवल्स पे एग्जिट ना करें, एक नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 61 का। बट हमें लग रहा है कि 2023 के जो लोज थे यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिला था, शायद इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बट इनकी जो लेवल है वो काफी दूर है और वहां तक तो स्टॉक जाता हो काफी टाइम लग सकता है। ऊपर में अगर बाउंस बैक सस्टेन करता है, अगर 67 का भी अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो उसमें शायद 75 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर NHPC की मैं बात करूं, देखिए पावर सेक्टर एज अ होल कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग देखने मिल रही है और अपर लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। तो NHPC को होल्ड करे पोजीशन को, नीचे में एक स्टॉप लॉस 73 का मेंटेन करे, ऊपर में हमें लग रहा है इसमें एक रिवर्सल में 86 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों पोजीशंस पर। राकेश सेठी हैं अगले व्यूअर हमारे साथ हरियाणा से। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली मैम, नमस्कार आशीष जी। बताइए। मेरा क्वेश्चन है, शेयर है मेरे पास जाइडस के 100 शेयर एट द रेट ऑफ 1050। तो मैं नेक्स्ट 1 ईयर का ओपिनियन जानना चाहता हूँ आशीष जी से। ओके, तो एक साल का आउटलुक लेना चाहते हैं जाइडस लाइफ पर। 1050 की बाइंग है, इनके भाव से 132 रुपए नीचे है, क्या सलाह। जी जी, देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जाइडस एक स्टीप करेक्शन इसमें ऑलरेडी हमने देख लिया, पिछले 2 से 3 महीनों में स्टॉक करेक्ट हो गया है और ऑलमोस्ट 13 to 15% तक की गिरावट इसमें देखने मिली है। लेकिन हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे स्टॉक होल्ड कर रहा है। पिछले 4 हफ्तों के लोज भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 900 के आसपास में ही स्टॉक आकर एक बाउंस बैक दे रहा है वहां से। तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को, स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए 890 का एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है इसमें बाउंस बैक में वापस इन्हें 970 से लेकर 990 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सर्वेश हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सूरत से। सर्वेश नमस्कार। सर्वेश आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। BEML पर इन्होंने सवाल भेजा था। 100 शेयर है, 1906 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में 1906 की बाइंग के हिसाब से BEML में। जी जी, देखिए डिफेंस एज स्पेस में काफी प्रेशर देखने मिल रहा है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे गिरावट है। और BEML की बात करो तो यहाँ पे पिछले 3 हफ्तों से लोअर लोज के कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर 1610 के करीब का एक मेंटेन करें। बट हमें लग रहा है कि ये जो गिरावट है अब यहाँ पे कहीं थमते हुए देखने मिल सकती है। BEML में 1650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसे वापस 1780 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अनदर 100 रुपीज का एक रिवर्सल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। 1610 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए BEML पर। अगले व्यूअर से बात करेंगे। तरसीम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जलंधर से। नमस्कार तरसीम, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास RESC के ना 626 शेयर हैं 401 के भाव से। ओके, अब मैं इसके बारे में क्या आपका व्यू क्या है सर, कितने समय रख सकते हैं, कोई होराइजन आप लेकर चल रहे हैं स्टॉक में। 6 महीने से 1 साल तक रख सकता हूँ मैं उसको। ओके, 6 months to 1 year का व्यू है, क्या सलाह रहेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 67 रुपीज नीचे इनके भाव से 401 की बाइंग है। जी जी, देखिए बहुत REC एंड PFC की अगर मैं बात करूं तो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। कंटिन्यूसली इसमें 5 से 6% का डिविडेंड यील्ड आता है। स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन भी ऑलरेडी हमने देखा है और ये स्टॉक्स अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी बोलूं तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अब ट्रेड कर रहे हैं। चार्टिकली जरूर इनमें गिरावट देखने मिल रही है और जो अहम मूविंग एवरेजेस है वो भी ओवर, जो अहम मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। 330 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजीशन में। ऊपर में हमें लगता है इसमें 360 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात करेंगे अब राहुल से। पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल नमस्कार। जी मैडम नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे ना 2 सवाल है। एक है माझगांव डॉक पे जिसकी मेरे बाइंग है 50 शेयर है 2900 पे।
और मेरे पास है ना HCL के 75 शेयर्स है 3450 पे। ओके तो मैं उनके जानकारी चाहता था और लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रख भी सकते हैं। क्या सलाह रहेगी इनके शेयर्स पर, इनकी आउटलुक क्या रहेगा कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं मैस्डॉक HCL दोनों में? जी जी देखिए, डिफेंस एज अ स्पेस, डिफेंस इन शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डिंग एज अ स्पेस में फिलहाल शॉर्ट टर्म में काफी प्रेशर देखने मिल रहा है। बट हमें लग रहा है कि ये जो शॉर्ट्स बने हैं इनमें अब वो शायद कहीं थोड़ा सा इस सीरीज के एंड तक वो गिरावट थमते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की सलाह रहेगी इन्हें, सिंस ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। मजगांव डॉक में जो है एसएल मेंटेन करना चाहिए, वो 2250 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगा है इसको वापस रिवर्सल में 2700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एचएल की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक अहम जोन इसने तोड़ा है, लेकिन एक सपोर्ट एरिया पे वापस स्टॉक अवेलेबल है और यहाँ पे एक बाउंस बैक में इन्हें 4500 तक लेवल एंटिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4180 का एसएल मेंटेन करें। पंकज से बात करेंगे, दिल्ली से कनेक्टेड है हमारे साथ। पंकज नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम जी, आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में पता करना था। इसके 538 शेयर्स हैं मेरे पास 362 पे। ओके 362 की बाइंग है, 500 शेयर्स है। आपका होराइजन क्या है? जस्ट कपल ऑफ मंथ्स में 2-3 महीने में से। ओके तो 2-3 महीने रख सकते हैं, कपल ऑफ मंथ्स के हिसाब से इन्होंने ये पोजीशन बनाई है। आदित्य बिरला कैपिटल 362 की बाइंग है, 346 पर बंद हुआ, 1516 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सलाह होगी? जी जी देखिए, थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। चार्ट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, लेकिन अगर आप ये चार्ट थोड़ा सा लॉन्गर टाइम का हॉराइजन देखेंगे तो फरवरी में स्टॉक ऑलमोस्ट 150 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। तो वन वे इसमें रैली देखने मिली है हमें और 130% तक के रिटर्न्स दिखा है। तो जब स्टॉक इतना वन वे स्टीप रैली दिखाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी अग्रेसिव देखने मिल सकती है। तो इसलिए एक स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके मेंटेन करे, वो है 340 का। अगर उसके नीचे ये स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके तो ये राय रही आपके लिए आदित्य बिरला कैपिटल 346 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म से भी करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं सीमी से आवाज, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हमारे साथ आशीष भाई बने हुए हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक व्यूअर भी कनेक्टेड है हमारे साथ, संजय मिश्रा है नई दिल्ली से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम MTNL का शेयर है 466 50.64 रुपए पे और NTPC ग्रीन है 279 119.62 पे। तो मैम इसको अभी क्या करूं, रखूं या और एवरेज करूं या इसमें से निकल जाऊं? पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। आपकी एंट्री तो कंफर्टेबल लेवल्स की है और अच्छे प्रॉफिट्स में भी हैं। क्या करना चाहिए इन पोजीशंस में? NTPC आपने NTPC ग्रीन लिया हुआ है या NTPC आपने लिया हुआ है? NTPC ग्रीन मैम। NTPC ग्रीन आपकी 119 की बाइंग है, राइट? जी जी जी। और MTNL 50 रुपए की बाइंग है। MTNL 50 पैसे 64 पैसे। ओके तो MTNL में आपको 15 रुपए का नुकसान हो रहा है और NTPC ग्रीन में 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 90 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में? थोड़ा थोड़ा नीचे इनके भाव से, लॉसेस में तो हैं। जी ये देखिए, अगर MTNL की बात करूं तो यहाँ कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में स्पाइक्स जरूर आते हैं। जैसे कल के अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ने एक बार 39 तक के लेवल्स भी टच किए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें लग रहा है कि ऐसे कोई बाउंस बैक में इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे चार्ट पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न्स बन रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, कोई बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें। स्टॉप लॉस जरूर 35 का मेंटेन करें। अगर मैं NTPC ग्रीन की बात करूं, देखिए एक अच्छा IPO आया था और IPO के बाद इसमें वन वे सेलिंग देखने मिली है, लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर इन्हें पोजीशन यहाँ थोड़ा सा ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर 88 का मेंटेन करें कंबाइंड पोजीशन में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 95 से लेके 99 तक के लेवल में देखने मिल सकते हैं। ओके
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन पर। कुछ सवालों सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। पहले ट्विटर की तरफ चलते हैं और नारायण शर्मा ने एक सवाल भेजा है मैरिको पर। 746 की बाइंग है मैरिको में, 18 शेयर्स है। पैरादीप फॉस्फेट में 159 की बाइंग है, दोनों में 6 मंथ्स का व्यू है। क्या सजेशन? जी देखिए, पूरे के पूरे एफएमसीजी पैक में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। कल भी हमने देखा था मैरिको में एक अच्छा मूव बना था जो कि इसे 750 तक के लेवल्स दिखाया था। आज थोड़ा सा एक फ्लैटिश ट्रेड रहा है, बट हमें लग रहा है कि एफएमसीजी अगर इनके 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 725 का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर के जो टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं 770 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल और लेते हैं। गगन ठाकुर ने सवाल भेजा है अदानी पोर्ट्स पर 88 शेयर्स 1134 की बाइंग है। एल&टी फाइनेंस 400 शेयर्स 185 की बाइंग है। क्या करना चाहिए इनको? प्रॉफिट्स ले लें या होल्ड रखें? जनरली दिसंबर में मार्केट गिरता है तो क्या यहाँ पर निकले या बने रहें दोनों शेयर्स में? क्या सलाह? जी देखिए, अडानी पोर्ट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लो के पैटर्न बन रहा है और स्टॉक थोड़ा सा हाई बीटा कैटेगरी का, तो यहाँ पे प्रॉफिट में अगर है तो ये एग्जिट कर सकते हैं या प्रॉफिट को बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है और अगर 1475 का जो एक जोन है अगर वो टूटता है तो शायद उसमें 1440 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। वहीं अगर मैं एलटीएफ की बात करूँ तो देखिए ये स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रेंथ में रहा है। यहाँ पे सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉक में वन वे रैली देखने मिली है और एक एब्सोल्युटली रिवर्सल कैंडिडेट रहा है ये स्टॉक। आउटफॉर्म किया इसने, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है स्टॉक में। तो 295 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर ले आए और इस पोजीशन में बने थे। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है एल&टी फाइनेंस। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? दीपाली जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें से किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।